हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं सीए संदीप कुमार आपके सीएमए इंटर के 3 सब्जेक्ट कवर कराऊंगा। फर्स्ट ग्रुप में मेरा पेपर नंबर 8 है कॉस्ट अकाउंटिंग का। सेकंड ग्रुप में फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस डेटा एनालिटिक्स एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, दैट इज पेपर नंबर 11 एंड 12। इट मीन्स सीएमए इंटर लेवल पे मैं 3 सब्जेक्ट कवर कराता हूँ, राइट। मैं बीकॉम ऑनर्स पास आउट हूँ रामजस कॉलेज से, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। सीए इंस्टीट्यूट की फैकल्टी भी रह चुका हूँ मैं सीए इंटर लेवल और फाइनल लेवल पे, राइट। इस सेशन में हम बात करेंगे पेपर नंबर 8 कॉस्ट अकाउंटिंग की। प्रभु का नाम लेते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी नई जर्नी कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग को समझने से पहले मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ अकाउंटिंग के रेस्पेक्ट में। अकाउंटिंग तो आप पहले से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, 11th क्लास में, 12th में, फाउंडेशन में या बीकॉम वगैरह कर रहे हैं तो वहाँ भी आपने अकाउंटिंग का सब्जेक्ट पढ़ा होगा। अकाउंटिंग का मतलब क्या है? आप टेक्निकल डेफिनेशन भी बता सकते हैं कि अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें रिकॉर्डिंग होगी, क्लासिफिकेशन होगी, समराइजिंग होगी, एनालिसिस होगा, इंटरप्रिटेशन होगा, कम्युनिकेशन होगा। वो सारी बातें बिल्कुल ठीक है, लेकिन अकाउंटिंग को हम सिंप्लीफाई करके लेमैन के टर्म्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अकाउंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, बिजनेस का हिसाब किताब लगा सकते हैं और उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं फ्यूचर के लिए, ताकि डिसीजंस लिए जा सके। तो अकाउंटिंग का मतलब क्या हुआ? सिंप्लीफाई करके लेमैन के टर्म्स में अकाउंटिंग का मतलब है हिसाब किताब लगाना और उसको रिकॉर्ड कर देना। किसका हिसाब किताब? ऑब्वियस सी बात है, बिजनेस का। तो बिजनेस का हिसाब किताब लगाया जाएगा अकाउंटिंग की हेल्प से और उसको रिकॉर्ड कर दिया जाएगा बुक्स में। अकाउंटिंग की बेसिकली 3 ब्रांचें होती हैं। फर्स्ट ब्रांच है आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकंड ब्रांच है कॉस्ट अकाउंटिंग और थर्ड ब्रांच है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और मजे की बात है, ये तीनों ब्रांचें हमारे सीएमए इंटर के सिलेबस में है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग तो फर्स्ट ग्रुप में, और आप सब जानते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग सेकंड ग्रुप में, राइट। तो अकाउंटिंग का मतलब क्या हुआ लेमैन के टर्म्स में? हिसाब किताब लगाना और उसकी रिकॉर्डिंग कर देना। तो हिसाब किताब लगाने के लिए हमें 3 ब्रांचों को स्टडी करना पड़ेगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम किस चीज़ का हिसाब किताब लगाते हैं? बिजनेस की परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को मेजर करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या करते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग में भी हमें हिसाब किताब लगाना होता है। जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं या सर्विस रेंडर कर रहे हैं, प्रोडक्ट बनाने में जो खर्चा आता है, सर्विस प्रोवाइड करने में जो खर्चा आ रहा है, उसकी कैलकुलेशन, उसका हिसाब किताब लगाया जाएगा इसी सब्जेक्ट में, इसी ब्रांच में, जिसको कहा जाएगा कॉस्ट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या होगा? मैनेजमेंट अकाउंटिंग अकाउंटिंग की वो ब्रांच है जो मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में हेल्प करेगी। समझ गए या नहीं? तो हमारा तो फोकस केवल कॉस्ट अकाउंटिंग पर होगा। हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात नहीं करेंगे क्योंकि वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। और जब हम सेकंड ग्रुप में मैनेजमेंट अकाउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो वहाँ मैनेजमेंट अकाउंटिंग की डिटेल डिस्कशन होगी पहली और दूसरी क्लास में। फिर उसके बाद वहाँ चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो आगे की बात है। मेरा तो फोकस कॉस्ट अकाउंटिंग पर है। तो जैसा आप समझ रहे हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग में 2 वर्ड है। पहला वर्ड है कॉस्ट और दूसरा वर्ड है अकाउंटिंग। अभी मैंने आपको बताया कि अकाउंटिंग का मतलब हिसाब किताब लगाना और उसकी रिकॉर्डिंग कर देना। कॉस्ट का मतलब क्या है? कॉस्ट का मतलब सिंप्लीफाई करके मैं कह सकता हूं खर्चा। मैं यदि प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता हूं, सर्विस प्रोवाइड करता हूं, तो कुछ ना कुछ तो खर्चा आएगा ना, उसी को कॉस्ट कहा जा सकता है। या मैं थोड़ा सा टेक्निकल बात करूं तो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में या सर्विस प्रोवाइड करने में हम कुछ रिसोर्सेज का यूज करते हैं ना, उन रिसोर्सेज की मनी वैल्यू कितनी है, मनी के टर्म्स में उन रिसोर्सेज को कन्वर्ट कर दिया जाएगा, उसी को कॉस्ट कहा जाएगा। मैं इस तरीके से कॉस्ट को एक्सप्लेन कर सकता हूं, अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज यूज्ड, अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज यूज्ड टू मेक द प्रोडक्ट और रेंडर द सर्विसेज रेफर्ड एज कॉस्ट। या मैं कह सकता हूं एक्सपेंसेस इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट और रेंडरिंग सर्विसेज रेफर्ड एज कॉस्ट, राइट। कॉस्ट किसके पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट की जाएगी? जो मैन्युफैक्चरर है या जो सर्विस प्रोवाइडर है वो कॉस्ट कैलकुलेट करेगा प्रोडक्ट की या सर्विस प्रोवाइड करने की, एज द केस में भी।
कॉस्ट इसलिए कैलकुलेट करेगा ताकि उसमें प्रॉफिट ऐड करके सेलिंग प्राइस निकाला जा सके, क्योंकि सेलिंग प्राइस चाहिए ना हमें। जब हम अपना प्रोडक्ट सेल करेंगे तो सेलिंग प्राइस पर ही तो सेल करेंगे, और सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा, पहले कॉस्ट का पता होना चाहिए, उसमें फिर हम प्रॉफिट ऐड कर देंगे, इस तरीके से सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव भी हो गया। बातों बातों में हमने कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव भी समझ लिया, ऑब्जेक्टिव भी समझ लिया। क्या, कॉस्ट अकाउंटिंग का पहला ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट को असरटेन करना। किसकी कॉस्ट को, प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने की और सर्विस प्रोवाइड करने की। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट को असरटेन करना। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, सेलिंग प्राइस को असरटेन करना। समझ गया नहीं? तो जितना भी मैंने डिस्कशन करा है लगभग 5 to 6 मिनट्स में, उससे नतीजा ये निकलता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग की एक ऐसी ब्रांच है जिस ब्रांच की हेल्प से कॉस्ट अकाउंटेंट मतलब आप क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, सर्विस प्रोवाइड करने की कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। कॉस्ट कैलकुलेट करने से क्या फायदा होगा, कॉस्ट निकल जाएगी प्रोडक्ट की, उसमें प्रॉफिट ऐड करेंगे, सेलिंग प्राइस निकलेगा, उसी सेलिंग प्राइस पर आप प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करके प्रॉफिट कमाएंगे। और बिजनेस रन करने का ऑब्जेक्टिव ही तो क्या है, प्रॉफिट अर्न करना और उसको मैक्सिमाइज करना, राइट। तो जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं उसी को मैं नोट्स के फॉर्म में लिखवा देता हूं, ठीक है ना। चलिए, मैं सबसे पहले सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं, सब्जेक्ट के क्या ऑब्जेक्टिव है उनके बारे में डिस्कस करना चाहता हूं। फिर मैं पेपर पैटर्न की बात करूंगा, आपको 3 बुक्स में प्रोवाइड करूंगा, ये कलर्ड बुक्स होंगी। 2 वॉल्यूम हमारे मेन वॉल्यूम होंगे जिसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे, और जो लास्ट होगी, लास्ट एक बुकलेट होगी, तीसरा वॉल्यूम भी उसको कह सकते हैं, वो एमसीक्यू बुकलेट होगी, राइट। और जैसे जैसे सिलेबस हमारा कवर होता रहेगा वैसे वैसे आपको टेस्ट भी प्रोवाइड किए जाएंगे, जिनको मैं कहता हूं प्रोग्रेसिव टेस्ट। मतलब 25% सिलेबस हमारा कवर हो गया, एक टेस्ट हो जाएगा आपका, और आप टेस्ट देंगे, उसको मैं इवेलुएट करूंगा, और जो मुझे कमेंट करना है, कुछ मैसेज देना है, कुछ मैसेज कन्वे करना है, वो 1 to 1 करके मैं आपको बता दूंगा कि आपको इस तरीके से इंप्रूव करना है नेक्स्ट टेस्ट के लिए, या आपकी ये कमी रह गई, प्रेजेंटेशन की कमी है, या कहाँ गलती कर रहे हैं आप, वो सब मैं आपको बताऊंगा। मेरी कोशिश होगी कि 25% सिलेबस कवर करूं पहले मैं, उसके बाद उसको रिवाइज करूं, फिर टेस्ट कंडक्ट करूं, ठीक है, खुद ही इवेलुएट करूं, ऐसी मेरी कोशिश रहेगी। और फिर उसके बाद जैसे ही हमारा 50% सिलेबस कवर हो जाएगा, फिर हम सेकंड टेस्ट लेंगे। जैसे ही 75% सिलेबस कवर होगा, फिर हमारा थर्ड टेस्ट होगा। 100% सिलेबस कवर करने के बाद मैं रिवीजन कराऊंगा, और उसके बाद क्या करूंगा, पूरे सिलेबस को रिवाइज कराऊंगा, एमसीक्यू थ्योरी वगैरह डिस्कस करके, फिर आपके 100 मार्क्स के 2 टेस्ट लिए जाएंगे। इस तरीके से मैं आपको रिकॉर्डिंग लेक्चर्स में भी, लाइव लेक्चर्स में भी 5 प्रोग्रेसिव टेस्ट प्रोवाइड करूंगा, ताकि, क्योंकि टेस्ट सुपर इंपॉर्टेंट है, टेस्ट तो बहुत जरूरी है, बिना टेस्ट के आप इवेलुएट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और आपसे एक गुजारिश ये रहेगी कि आप एक क्लास देखेंगे, उसके बाद घर पर आप रिवाइज करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, घर पर ही देखेंगे, लाइव क्लास या रिकॉर्डिंग मतलब मोड है हमारा, तो आप एक क्लास कवर कर लेंगे, उसके बाद रिवाइज करेंगे। रिवीजन कैसे करेंगे, एनालिसिस वे में करेंगे, एनालाइज करके आप रिवाइज करेंगे, फिर सेकंड क्लास अटेंड करेंगे। कोई डाउट होगा इन बिटवीन तो आप मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हैं, नहीं तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं फुल सपोर्ट आपको प्रोवाइड करूंगा, बस आप लोगों को साथ देना है। मैं तो साथ दूंगा ही दूंगा, आप लोगों को साथ देना है, और हम मिलकर अच्छा स्कोर कर सकते हैं इस सब्जेक्ट में, दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग में, ठीक है ना। तो जितनी बातें मैंने अब आपको बताई लगभग 5 to 6 मिनट्स में, उसको मैं लिखवा देता हूं कि अकाउंटिंग से मैंने स्टार्ट किया कि अकाउंटिंग का मतलब है हिसाब किताब लगाना और उसकी रिकॉर्डिंग कर देना। अकाउंटिंग की 3 ब्रांचें हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये हमारा दायरा नहीं है, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। हम इस क्लास में कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करेंगे, और जब हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे वहां मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करेंगे, ठीक है ना। कॉस्ट अकाउंटिंग एक सब्जेक्ट हुआ, एक ब्रांच हो गई, जिस सब्जेक्ट की हेल्प से कॉस्ट अकाउंटेंट प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकता है, सर्विस प्रोवाइड करने की कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकता है। कॉस्ट कैलकुलेट करना जरूरी है, उसमें प्रॉफिट ऐड किया जाएगा, फिर सेलिंग प्राइस निकाला जाएगा, उसी सेलिंग प्राइस पर प्रोडक्ट को मार्केट में कस्टमर्स को सेल करेंगे और प्रॉफिट कमाएंगे, और प्रॉफिट कमाना ही तो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है,
राइट? चाहे आपका मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस हो, सर्विस प्रोवाइड करने का बिजनेस हो, या ट्रेडिंग का ही बिजनेस क्यों ना हो, ठीक है ना? तो आप निकालिए जरा प्लीज रजिस्टर और उसमें नोट कीजिए। अकाउंटिंग, यहां से स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग, इसकी 3 ब्रांचें होंगी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बस आपको मालूम होना चाहिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो मैं कवर कराऊंगा नहीं, मेरा फोकस तो कॉस्ट अकाउंटिंग पर होगा। फिर भी लिख देते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग, इसी पर हमारा फोकस है, और फाइनली मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनली मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है ना? ये 3 हमारी ब्रांचें हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग, अब 2 वर्ड इसमें नजर आ रहे हैं, पहला वर्ड है कॉस्ट और दूसरा वर्ड है आपका अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मतलब हिसाब किताब लगाना और उसकी रिकॉर्डिंग कर देना, ताकि उसके बेस पर फ्यूचर में डिसीजन लिया जा सके। तो मैं सबसे पहले कॉस्ट को एक्सप्लेन कर देता हूं। कॉस्ट का मतलब क्या है? अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज यूज्ड। कॉस्ट का मतलब तो सिंपली हम खर्चा भी कह सकते हैं। तो आप पहले इस तरीके से लिख लीजिए, कॉस्ट का मतलब है, कॉस्ट मीन्स द एक्सपेंसेस। कॉस्ट मीन्स द एक्सपेंसेस, या मैं एक्सपेंडिचर भी कह सकता हूं, खर्चा। कॉस्ट मीन्स द एक्सपेंसेस या एक्सपेंडिचर इनकर्ड, जो खर्चा हुआ है, इनकर्ड ऑन, इनकर्ड ऑन अ प्रोडक्ट और सर्विस। कॉस्ट मीन्स द एक्सपेंसेस या एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन अ प्रोडक्ट और सर्विस। तो आप लिख सकते हैं कॉस्ट मतलब एक्सपेंस या एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन अ प्रोडक्ट और सर्विस। सेकेंड पॉइंट, थोड़ा टेक्निकली, कॉस्ट का मतलब क्या है? अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। अभी मैं एग्जांपल भी दूंगा इसका। अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ प्रोड्यूसिंग या फॉर द पर्पज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और रेंडरिंग सर्विसेज। क्योंकि पहले सब्जेक्ट को समझना पड़ेगा ना, इसके बाद ही तो आगे बढ़ेंगे आप। तो कॉस्ट का मतलब हो गया एक्सपेंसेस या एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन अ प्रोडक्ट और सर्विस। इसी को मैंने दूसरे तरीके से एक्सप्लेन किया। अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज समझते हैं, इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा रिसोर्सेज। जैसे शर्ट हमें बनानी है तो शर्ट बनाने के लिए मटेरियल का यूज होगा। मटेरियल में क्या होगा? क्लॉथ होगा, बटन होगा, थ्रेड होगा। हमें लेबर की भी जरूरत होगी, जैसे टेलर की भी जरूरत होगी। मटेरियल हो गया, टेलर भी है। अब हमें फैक्ट्री की जरूरत होगी, क्योंकि प्रोडक्शन कहाँ होगा? लार्ज स्केल में हम प्रोडक्शन करेंगे तो कहां पर होगा? फैक्ट्री में होगा। ठीक है, तो हम छोटे मोटे दुकानदार की बात नहीं करेंगे, हम बड़े लेवल पे बात करेंगे। हम कंपनी के लिए कॉस्टिंग करेंगे, कंपनी के लिए कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो कंपनी में तो डिपार्टमेंट होते हैं अलग अलग, ऑफिस अलग होता है, सेलिंग डिपार्टमेंट अलग होता है, डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट अलग होता है, अकाउंटिंग का डिपार्टमेंट अलग होता है, कॉस्टिंग का डिपार्टमेंट अलग होता है, फाइनेंस का डिपार्टमेंट अलग होता है। तो इसका मतलब मटेरियल है हमारे पास,
लेबर भी है। अब लेबर मटेरियल को कन्वर्ट करेगा फिनिश प्रोडक्ट में कहाँ? ऑफिस में थोड़ी करेगा कन्वर्ट, फैक्ट्री में करेगा, जिसको आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी कह सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट भी कह सकते हैं, वहां कन्वर्ट करेगा। अब यदि हमारी फैक्ट्री नहीं है तो हमें फैक्ट्री को रेंट पर लेना होगा। जब हम फैक्ट्री रेंट पर लेंगे, मशीन उसमें लगाएंगे तो मशीन का डेप्रीशिएशन भी होगा, रिपेयर मेंटेनेंस भी इनकर्ड होगी, साथ के साथ लाइटिंग का खर्चा होगा, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा होगा। तो मेरा कहने का मतलब है, जब भी आप प्रोडक्ट बनाते हैं या सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो आप काफी सारे रिसोर्सेज को यूज करते हैं। उन रिसोर्सेज की जो मनी वैल्यू है उसी को कॉस्ट कहा जाएगा। वही मैंने लिखा है, अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और रेंडरिंग सर्विसेज रेफर्ड एज कॉस्ट। या कॉस्ट मींस एक्सपेंसेस, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन अ प्रोडक्ट और सर्विस, इसको भी कॉस्ट कहा जा सकता है। बात तो एक ही है ना? यस। अब मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूं, मैं बीच बीच में आपसे पूछता रहूंगा, क्योंकि कॉस्टिंग इज ऑल अबाउट डेली रूटीन थिंग्स। जो डेली बेसिस पर आप करते हैं ना, उसी को कॉस्टिंग कहा जाता है। ठीक है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है कि आप डेली बेसिस पर जो भी काम करते हैं उसी को कॉस्टिंग कहा जाता है। हमें कॉमन सेंस का ज्यादा से ज्यादा यूज करना है, सारे कंसेप्ट हमारे क्लियर होते जाएंगे। लॉजिकली, कंसेप्चुअली हमें प्रोसीड करना है हर चैप्टर में, हर टॉपिक को लेकर। प्रोफेशनल एग्जाम में आप रट नहीं सकते हैं। ठीक है, तो अभी दो बातें मैंने कॉस्ट के रिस्पेक्ट में बताई। सब्जेक्ट है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग, अभी मैं कॉस्ट की बात कर रहा हूं। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? चलिए, इसके बाद मैंने पूछना है आपसे, क्या कॉस्ट कस्टमर कैलकुलेट करेगा? मतलब हम इस सब्जेक्ट में कॉस्ट कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट करेंगे या हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट करेंगे? अपने मतलब मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट को कैलकुलेट किया जाएगा कॉस्ट अकाउंटेंट द्वारा, मतलब आपके द्वारा। तो आप किसके लिए कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे? कस्टमर के लिए, कंज्यूमर के लिए, एंड यूजर के लिए, या मैन्युफैक्चरर के लिए? पूछो अपने आप से सवाल और जवाब दीजिए। मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। इसका मतलब जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें स्टडी करनी है? मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करनी है, या सर्विस प्रोवाइडर के पॉइंट ऑफ व्यू से, या प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इस सब्जेक्ट को स्टडी करना पड़ेगा। क्योंकि प्रोड्यूसर ही अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट पहले निकालेगा, उसमें फिर वो प्रॉफिट ऐड करेगा, फिर वो सेलिंग प्राइस निकालेगा प्रोडक्ट का, और सेलिंग प्राइस पर मार्केट में कस्टमर को सेल करके प्रॉफिट कमा लेगा। समझ गए या नहीं? चलिए, तो इस बात को भी मैं लिख देता हूं। कॉस्ट इज एक्सप्रेस्ड फ्रॉम द प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर्स व्यू पॉइंट and not that of customer, consumer जो अल्टीमेटली यूज करेगा, या एंड यूजर। तो हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे? कॉस्ट इज एक्सप्रेस्ड या कैलकुलेटेड फ्रॉम द प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर्स व्यू पॉइंट एंड नॉट दैट ऑफ कस्टमर, कंज्यूमर एंड यूजर। क्या ये तीन बातें कॉस्ट के रेस्पेक्ट में समझ में आ गई आपको? तीन बातें कॉस्ट के रेस्पेक्ट में समझ में आ गई। तो हमने कॉस्ट को समझ लिया कि कॉस्ट का मतलब क्या है? खर्चा, प्रोडक्ट पर जो खर्चा हो रहा है प्रोडक्ट को बनाने के लिए, सर्विस प्रोवाइड करते हुए जो खर्चा हो रहा है उसी को कॉस्ट कहा जाएगा। प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट, सर्विस प्रोवाइड करने की कॉस्ट, या हम कह सकते हैं प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हुए, सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए हम काफी सारे रिसोर्सेज का यूज करते हैं। रिसोर्सेज को हम मटेरियल कह सकते हैं, लेबर कह सकते हैं। मटेरियल और लेबर के अलावा कुछ और होगा, उस पर भी हमें कुछ खर्चा करना पड़ रहा है, तो उसको सिंपली एक्सपेंस हम कह सकते हैं। तो अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और रेंडरिंग सर्विसेज रेफर्ड एज कॉस्ट। एक्सपेंसेस या एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन अ प्रोडक्ट और सर्विस रेफर्ड एज कॉस्ट। Cost is calculated from the viewpoint of producer और manufacturer, right? ये बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई। ठीक है सर, अब आगे चलते हैं।
अब हम अकाउंटिंग का मतलब तो समझ ही गए ना, एक वर्ड में मैं फिर भी लिखवा देता हूं अकाउंटिंग का क्या मतलब है। लिखिए अकाउंटिंग। अब वो टेक्निकल डेफिनेशन पर हमें नहीं जाना, हमें तो यहां क्रक्स समझना है। अकाउंटिंग का मतलब मैं कह सकता हूं कैलकुलेशन, हिसाब किताब लगाना भी आप लिख सकते हैं, कैलकुलेशन या असर्टेनमेंट, कैलकुलेशन या असर्टेनमेंट एंड रिकॉर्डिंग। हिसाब किताब लगाना और उसको क्या करना, उसकी रिकॉर्डिंग कर देना बुक्स में, रिकॉर्डिंग इन बुक्स, ऐसे लिख लीजिए, रिकॉर्डिंग इन बुक्स, रिकॉर्डिंग इन बुक्स। अब आप दोनों वर्ड को अलग से समझ चुके हैं, सिंप्लीफाई करके मैंने बता दिया, दोनों वर्ड को आप समझ गए। हमारे सब्जेक्ट में कॉस्ट अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग में 2 वर्ड्स है, कॉस्ट को मैंने अलग से एक्सप्लेन कर दिया सिंप्लीफाई करके, और अकाउंटिंग का मतलब कैलकुलेशन, असर्टेनमेंट एंड रिकॉर्डिंग इन बुक्स, रिकॉर्डिंग इन बुक्स। तो आप दोनों वर्ड को कलेक्टिवली यदि रीड करते हैं तो क्या मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग का निकलेगा। कॉस्ट अकाउंटिंग एक ऐसी ब्रांच है अकाउंटिंग की, जैसे मैंने शुरू में ही बताया, कॉस्ट अकाउंटिंग अकाउंटिंग की एक ऐसी ब्रांच है जिस ब्रांच की हेल्प से कॉस्ट अकाउंटेंट क्या कर सकता है, कॉस्ट कैलकुलेट कर सकता है। और कॉस्ट का मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, या एक्सपेंसेस या एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन अ प्रोडक्ट और सर्विस, राइट। तो इसका मतलब अब मैं फाइनली डिफाइन कर सकता हूं कॉस्ट अकाउंटिंग को। लिखिए कलेक्टिव मीनिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, इट इज अ ब्रांच, इट इज अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। क्या है ये, इट इज अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, इट इज अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच हेल्प्स दी, किसको हेल्प करेगी, cost accountants. It is a branch of accounting which helps the cost accountants to ascertain the क्या, to ascertain the cost, और cost का मतलब समझ गए हम, to ascertain the cost, cost of प्रोड्यूसिंग दी, क्या हुआ इसमें, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग दी गुड्स और रेंडरिंग सर्विसेज टू दी कस्टमर्स, रेंडरिंग सर्विसेज टू दी। तो it is a branch of accounting which helps the cost accountants to ascertain the cost of producing the goods or rendering services to the customers and controlling the cost। खाली कॉस्ट कैलकुलेट करना सफिशिएंट नहीं है, ठीक है, कॉस्ट कैलकुलेट कर दी, उसमें प्रॉफिट ऐड कर दिया, सेलिंग प्राइस निकल गया, सही है, ठीक है, एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट। लेकिन मेन काम है कि क्वालिटी कंप्रोमाइज ना हो, क्वालिटी डाउन ना हो प्रोडक्ट की, और साथ के साथ कॉस्ट भी कंट्रोल हो जाए। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्वालिटी भी डाउन नहीं हो रही है प्रोडक्ट की, और कॉस्ट को भी आपने कम कर दिया, कंट्रोल कर दिया। कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, और प्रॉफिट ज्यादा होगा तो यही तो ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस को चलाने का, चाहे आपका मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस हो, सर्विस का हो या ट्रेडिंग का हो। तो खाली कॉस्ट कैलकुलेट करना इज नॉट सफिशिएंट, आपको उसको कंट्रोल करना भी आना चाहिए। आप कैसे कंट्रोल करेंगे, किस चैप्टर की हेल्प से कंट्रोल करेंगे, कंट्रोल करने के लिए क्या हमारे पास कुछ टेक्निक्स हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। यस, हमारे पास कुछ टेक्निक्स हैं जिन टेक्निक्स की हेल्प से हम कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इट इज अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच हेल्प्स द कॉस्ट अकाउंटेंट्स टू असर्टेन द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द गुड्स और रेंडरिंग सर्विसेज टू द कस्टमर्स एंड कंट्रोलिंग द कॉस्ट एंड कंट्रोलिंग द कॉस्ट एंड कंट्रोलिंग द कॉस्ट। समझ गए, ये इंपॉर्टेंट बात है
तो हम इसमें असर्टेन करेंगे। असर्टेन का मतलब है कैलकुलेट करना, निकालना, और साथ के साथ कंट्रोल करना। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है इस सब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में। तो इंपॉर्टेंट बात क्या हुई, हमारा पहला काम होगा कॉस्ट को कैलकुलेट करना, फिर उसको कंट्रोल करना, रिड्यूस करना, ताकि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जा सके विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट और सर्विसेज। समझ गए, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो मैं 3 बातें तो पहले ही बता चुका हूं, एक बात मैंने और ऐड कर दी, क्या कि कॉस्ट अकाउंटिंग में हम कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले, और कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कुछ सिस्टम्स हैं, कुछ टेक्निक्स है जिनका हम इस सब्जेक्ट में यूज करेंगे कॉस्ट को असर्टेन करने के लिए अलग अलग सिचुएशंस में। ठीक है, अलग अलग सिचुएशंस में कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ सिस्टम्स हैं। तो ये पहला ऑब्जेक्टिव हो गया, कॉस्ट को असर्टेन करना, इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव। दूसरा, जैसी कॉस्ट असर्टेन हो जाएगी उसके बाद हम प्रॉफिट असर्टेन करेंगे, वो भी अलग अलग सिचुएशंस में, अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट किया जाए, ये भी हम इस सब्जेक्ट में लर्न करेंगे। इसके बाद कॉस्ट कैलकुलेट कर ली, प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया, दोनों का सम सेलिंग प्राइस होगा, तो सेलिंग प्राइस भी इसी सब्जेक्ट में कैलकुलेट करेंगे। किसका सेलिंग प्राइस? प्रोडक्ट का। जबकि सर्विसेज कभी भी सेल नहीं होती, सर्विसेज हमेशा रेंडर होती है, प्रोवाइड करते हैं, तो सर्विसेज का जो सेलिंग प्राइस तो हो नहीं सकता। तो सर्विसेज के केस में सेलिंग प्राइस को आप टेकिंग्स, कलेक्शन या फी कहेंगे। ठीक है, या कहा जा सकता है। क्या मतलब है सर? प्रोडक्ट सेल होता है, उसका सेलिंग प्राइस होता है। सर्विसेज सेल नहीं होती, इसलिए उसका सेलिंग प्राइस नहीं होता, लेकिन सेलिंग प्राइस के इक्वल ही टेकिंग्स, कलेक्शन या फी कहा जाता है इन केस ऑफ सर्विसेज, राइट। इन केस ऑफ सर्विसेज सेलिंग प्राइस की जगह टेकिंग वर्ड यूज करेंगे, कलेक्शन वर्ड यूज करेंगे, फी वर्ड यूज करेंगे इन केस ऑफ सर्विसेज। प्रोडक्ट के केस में आप सेलिंग प्राइस ही यूज करेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट को सेल किया जा सकता है। सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, किस रेट पर सर्विसेज प्रोवाइड करें, वहां सेलिंग प्राइस ना वर्ड यूज करके क्या वर्ड यूज करेंगे आप? टेकिंग्स, कलेक्शन, फी। ओके सर, समझ गए। तो 3 ऑब्जेक्टिव हो गए। चौथा ऑब्जेक्टिव क्या है? यहां छुपा हुआ है राज स्क्रीन पर, कॉस्ट को कंट्रोल करना, रिड्यूस करना। ये 4th ऑब्जेक्टिव हो गया इस सब्जेक्ट का, क्योंकि खाली कॉस्ट कैलकुलेट करना सफिशिएंट नहीं है। कॉस्ट कैलकुलेट करना सफिशिएंट नहीं है, आपको कंट्रोल करना भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि कॉस्ट कंट्रोल होगी, कॉस्ट कम होगी प्रोडक्ट की, विदाउट कंप्रोमाइजिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, तो आप प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो कॉस्ट अकाउंटेंट का रोल क्या है? कॉस्ट को कैलकुलेट करना, प्रॉफिट कैलकुलेट करना, सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना, और साथ के साथ कॉस्ट को कंट्रोल एंड रिड्यूस करना। कॉस्ट को कंट्रोल और रिड्यूस करने के लिए भी हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स हैं, जो हम आगे डिस्कस करेंगे, जिनके चैप्टर्स हैं हमारे यहां पर। इसके बाद 4 ऑब्जेक्टिव हो गए। 5th ऑब्जेक्टिव क्या होगा? जैसे मैंने कहा, अकाउंटिंग का मतलब क्या है? हिसाब किताब लगाना और उसकी रिकॉर्डिंग करना, ताकि फ्यूचर में डिसीजन लिया जा सके। तो कॉस्ट अकाउंटिंग एक ऐसी ब्रांच है जो मैनेजमेंट को असिस्ट करेगी इन डिसीजन मेकिंग। इन डिसीजन मेकिंग कि बिजनेस को चलाते रहें या बंद कर दें, कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करें, कौन सा प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू करें, जो प्रोडक्ट हम सेल करना चाहते हैं उसकी कितनी यूनिट्स बनाएं, कौन सा मटेरियल यूज करें, किस लेबर को कितने पैसे दें। ये सब डिसीजन मेकिंग वाला पार्ट है। कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में भी हेल्प करेगी। इसका मतलब देयर आर 5 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। पहले, कॉस्ट को कैलकुलेट करना, प्रॉफिट कैलकुलेट करना, सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना, कॉस्ट को कंट्रोल एंड रिड्यूस करना। बिना कॉस्ट को कंट्रोल करे हुए आप प्रॉफिट को लॉन्ग पीरियड में मैक्सिमाइज नहीं कर सकते हैं। कॉस्ट कंट्रोल और रिड्यूस करना भी आपको आना चाहिए एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट, तभी आपकी वैल्यू बनेगी कंपनी में। समझ गए नहीं? वो हम इस सब्जेक्ट में सीखेंगे कि कॉस्ट को कैसे कंट्रोल और रिड्यूस किया जाएगा ताकि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज। और 5th ऑब्जेक्टिव है कि कॉस्ट अकाउंटिंग वो ब्रांच है जो मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में हेल्प करती है। तो देयर आर 5 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। फर्स्ट, कॉस्ट को असर्टेन करना, प्रॉफिट असर्टेन करना, सेलिंग प्राइस असर्टेन करना, कॉस्ट को कंट्रोल एंड रिड्यूस करना, और मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में ये ब्रांच असिस्ट करती है। ये 5th ऑब्जेक्टिव हो गया। समझ गए या नहीं?
तो मैं अपनी बात को सम अप करना चाहता हूं, जितना मैंने लगभग आधे घंटे में आपके साथ डिस्कशन किया। कॉस्ट का मतलब अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, जिसको सिंप्लीफाई करके मैं कह सकता हूं कॉस्ट का मतलब खर्चा जो इनकर्ड हुआ है प्रोडक्ट और सर्विसेज पर। ठीक है, कॉस्ट हम कैलकुलेट करेंगे मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंस्टेड ऑफ कंज्यूमर, कस्टमर या एंड यूजर। ठीक है सर। अकाउंटिंग का मतलब हिसाब किताब लगाना और रिकॉर्डिंग कर देना। तो कॉस्ट अकाउंटिंग वो ब्रांच है अकाउंटिंग की जो कॉस्ट अकाउंटेंट को हेल्प करेगी कॉस्ट को असरटेन करने के रेस्पेक्ट में, प्रॉफिट असरटेन करने के रेस्पेक्ट में, सेलिंग प्राइस असरटेन करने के रेस्पेक्ट में, कॉस्ट कंट्रोल एंड रिड्यूस करने के रेस्पेक्ट में। ये हमारी ब्रांच कॉस्ट अकाउंटिंग कहलाएगी। समझ गया नहीं? इसी बात को मैंने यहां लिख दिया है, आप एक बार दोबारा रीड कर लीजिए, क्योंकि सब्जेक्ट को समझना जरूरी है, तब जाकर आप अच्छे से उसको अप्रोच कर पाएंगे। तो इट इज अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच हेल्प्स दी कॉस्ट अकाउंटेंट्स टू असरटेन द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द गुड्स और रेंडरिंग सर्विसेज टू द कस्टमर्स एंड कंट्रोलिंग द कॉस्ट। ओके सर, तो मैं आप फाइनली क्या लिख सकता हूं? ऑब्जेक्टिव्स, 5 ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं इसके। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। अभी मैं बात करूंगा कॉस्ट में क्या क्या होगा, वो सारी मैं बातें करूंगा। या तो कॉस्टिंग लिख लीजिए, नहीं तो कॉस्ट अकाउंटिंग ही लिखिए, ज्यादा बेटर है। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? कॉस्ट को असरटेन करना अलग अलग सिचुएशंस में। 2, ascertain the cost under different situations। अब कॉस्ट असरटेन करने के लिए, जैसे मैंने बताया वर्बली आपको अभी थोड़ी देर पहले, कि हमारे पास कुछ सिस्टम्स हैं, टेक्निक्स हैं, जिन टेक्निक्स या सिस्टम्स की हेल्प से हम अलग अलग सिचुएशंस में कॉस्ट को असरटेन कर सकते हैं। तो टू असरटेन द कॉस्ट अंडर डिफरेंट सिचुएशंस यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स एंड सिस्टम्स, डिफरेंट टेक्निक्स एंड सिस्टम्स। सेकंड, हमें हर तरीके से प्रिपेयर रहना पड़ेगा। एमसीक्यू भी आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स भी आएंगे, थ्योरी भी आएगी, प्रैक्टिकल भी आएगा, कुछ भी नहीं छोड़ा इंस्टीट्यूट ने। और मेन सब्जेक्ट है ये सीएमए के लिए, क्योंकि आफ्टर ऑल आप सीएमए ही बनेंगे। सीएमए मतलब कॉस्ट अकाउंटेंट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं पास होने के लिए, सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग आपका कोर सब्जेक्ट है। टू असरटेन द कॉस्ट अंडर डिफरेंट सिचुएशंस यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स एंड सिस्टम्स। तो मेन था कि कॉस्ट को असरटेन करेंगे हम किस ब्रांच की हेल्प से? कॉस्ट अकाउंटिंग की, क्योंकि ये इसका ऑब्जेक्टिव है। दूसरा, टू डिटरमाइन दी सेलिंग प्राइस, या प्रॉफिट भी लिख सकता हूं मैं, सेलिंग प्राइस, ऑब्वियस सी बात है, अंडर डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस। और अलग अलग प्रोडक्ट होंगे, अलग अलग सिचुएशंस होंगी। तो डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस अंडर डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस। ये डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस कौन सी होंगी, वो चैप्टर के थ्रू हम पढ़ेंगे। जैसे मैं एक कस्टमाइज शर्ट बनवाना चाहता हूं, तो मैं टेलर के पास जाऊंगा और उसको अपनी स्पेसिफिकेशन बताऊंगा। टेलर मेरी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से मुझे बताएगा कि आपको इतने पे करने हैं, तो वो अपनी कॉस्ट कैलकुलेट करेगा, अपना प्रॉफिट ऐड करेगा और मुझे बता देगा कि आपको इतने पैसे देने हैं शर्ट बनवाने के लिए। समझ गया नहीं? और यदि हम रेडीमेड शर्ट बना रहे हैं, हम कंपनी है जैसे रेमंड्स कंपनी है, जॉर्डिया कंपनी है, शर्ट बनाते हैं, कलर प्लस है, तो हम अपने हिसाब से शर्ट बनाएंगे, अपने हिसाब से मटेरियल यूज करेंगे, सारी चीजें अपने हिसाब से करेंगे, उसके हिसाब से कॉस्ट अलग आएगी और वहां कॉस्ट अलग आएगी। तो ये दो डिफरेंट सिचुएशंस हो गई। जब हम कस्टमाइज शर्ट बनवाएंगे तो वहां टेलर से शर्ट बनवा रहे हैं कस्टमाइज अपनी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, तो वो अपने हिसाब से कॉस्ट कैलकुलेट करेगा, प्रॉफिट ऐड करेगा और फिर मुझे प्राइस कोट कर देगा। यदि हम कोई कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, शर्ट बनाने का काम करते हैं,
तो हम अपने हिसाब से शर्ट बनाएंगे, अपने हिसाब से मटेरियल लेंगे, अपने हिसाब से लेबर का यूज़ करेंगे, अपने हिसाब से बाकी चीज़ों का यूज़ करेंगे और फिर वहाँ पर कॉस्ट कैलकुलेट की जाएगी। तो सिचुएशन या सर्कमस्टेंसेस अलग अलग हो गई ना, इसीलिए मैंने लिखा तो टू असर्टेन द कॉस्ट अंडर डिफरेंट सिचुएशंस यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स एंड सिस्टम्स, और सेलिंग प्राइस भी दोनों सिचुएशन में अलग अलग होगा। समझ गया नहीं? कस्टमाइज शर्ट का सेलिंग प्राइस नॉर्मली ज्यादा होगा क्योंकि ज्यादा चार्ज किया जाएगा, क्योंकि स्पेसिफिकेशन कस्टमर बता रहा है। जब कस्टमर की स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बताया जाता है तो उसमें सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है क्योंकि कॉस्ट भी ज्यादा आती है। समझ गए? तो इसीलिए मैंने कहा टू असर्टेन द कॉस्ट अंडर डिफरेंट सिचुएशंस, डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस, ये बात है। थर्ड, टू असर्टेन, to ascertain the profit, to ascertain the profit by comparing its revenue and revenue with, लिखिए revenue with appropriate cost. फोर्थ है कॉस्ट कंट्रोल एंड। चाइना ने कॉस्ट अकाउंटिंग का जो ये ऑब्जेक्टिव जो मैं लिख रहा हूं फोर्थ, इसका सबसे ज्यादा यूज करा और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को स्ट्रांग बना लिया। कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। एक बात इसमें लिख देते हैं, यदि आप लॉन्ग पीरियड में हायर प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं तो आपको क्वालिटी कंप्रोमाइज नहीं होने देनी है, लेकिन कॉस्ट को कम करना पड़ेगा, तभी आप लॉन्ग पीरियड में, लॉन्ग रन में हायर प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं अपने कॉम्पिटिटर से। तो इन दी लॉन्ग रन कॉमा हायर प्रॉफिट्स, in the long run comma higher profits can be achieved only through cost control and cost reduction, थ्रू कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन, राइट। फिफ्थ ऑब्जेक्टिव क्या है? असिस्टिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग असिस्ट करती है, हेल्प करती है, असिस्टिंग मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। इसके लिए हमारे पास 3 चैप्टर हैं जो मैं आगे बताऊंगा, जिन चैप्टर्स की हेल्प से मैनेजमेंट डिसीजन ले सकता है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल। ठीक है, तो ये प्लीज आप ध्यान रखिए, ऑब्जेक्टिव हो गए ये हमारे, ये ऑब्जेक्टिव है। टू असर्टेन द कॉस्ट अंडर डिफरेंट सिचुएशंस यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स और सिस्टम्स। फिर हम सेलिंग प्राइस, अलग अलग सिचुएशंस में सेलिंग प्राइस निकालेंगे। मैंने 2 सिचुएशंस आपको बताई अभी। टू असर्टेन द प्रॉफिट बाय कंपेयरिंग इट्स रेवेन्यू विद अप्रोप्रिएट कॉस्ट या करेक्ट कॉस्ट। कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन क्या होता है डिटेल में आगे जब थ्योरी डिस्कस करेंगे वहां करेंगे। अब सिंपली ये बात है कि क्वालिटी कंप्रोमाइज ना हो और कॉस्ट कम हो जाए। कॉस्ट कम हो जाएगी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने की, सर्विस प्रोवाइड करने की, तो ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट को आप मैक्सिमाइज कर पाएंगे ऐसे मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर। फिर इसके बाद ये कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में भी हेल्प करती है। तो समझ गए या नहीं? तो 2 बातें हमें समझ में आ गई। कॉस्ट को मैंने पहले अलग से बताया, अकाउंटिंग को अलग से बताया, फिर दोनों वर्ड को कंबाइन करके डिफाइन करा, फिर ऑब्जेक्टिव हमने समझ लिया। अब हम आगे बढ़ सकते हैं। तो एक बात आपको समझ में आ गई कि इसका मतलब हम अलग अलग सिचुएशंस में कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे, प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट को कंट्रोल करना सीखेंगे और इस ब्रांच की हेल्प से मैनेजमेंट डिसीजंस भी ले सकती है फ्यूचर के रेस्पेक्ट में। ठीक है या नहीं? चलो अब मैं बात करता हूं, थोड़ा डिटेल में बात करते हैं कॉस्ट की। ठीक है, कॉस्ट का मतलब अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज यूज्ड या एक्सपेंसेस जो मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट की जाएगी।
अब मैं कॉस्ट की बात करता हूं। देखिए एलिमेंट्स होंगे, नेक्स्ट पार्ट है, हेडिंग देकर आगे आगे बढ़ते रहिएगा। जैसे पहला पार्ट था कॉस्ट का, कॉस्ट अकाउंटिंग दी, फिर मैंने कॉस्ट को एक्सप्लेन किया, फिर अकाउंटिंग को बताया एक सेंटेंस में, कॉस्ट अकाउंटिंग को बताया मैंने, फिर ऑब्जेक्टिव्स बताए। इसी तरीके से एक हेडिंग दीजिएगा एलिमेंट्स, हेडिंग दीजिएगा एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। अब सर ये एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में क्या क्या होगा? अभी जैसे मैंने बताया आपको, यदि हम शर्ट बनाना चाहते हैं, अरे क्या हो गया इसमें, यदि हम शर्ट बनाना चाहते हैं तो शर्ट में कपड़ा भी लगेगा, बटन भी लगेगा, धागा भी लगेगा, इन तीनों को मटेरियल कहा जाएगा। और टेलर की भी जरूरत होगी, इसको लेबर कहा जाएगा। मटेरियल और लेबर के अलावा भी हमें कुछ और खर्चे करने पड़ेंगे, जैसे रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी है, लाइटिंग एक्सपेंस है, रिपेयर मेंटेनेंस है, इंश्योरेंस है, एक्सेट्रा। तो इसका मतलब देयर आर 3 एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, देयर आर 3 एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट टू मेक द प्रोडक्ट और टू रेंडर द सर्विसेज। फर्स्ट मटेरियल का एलिमेंट होगा, सेकंड लेबर का एलिमेंट होगा, थर्ड मटेरियल और लेबर के अलावा भी एक्सपेंस होगा। मटेरियल लेबर के अलावा कुछ बच जाता है, जैसे इंश्योरेंस है, रेंट है, लाइटिंग का खर्चा है, इलेक्ट्रिसिटी है, रिपेयर मेंटेनेंस है, ये सब क्या है, ये हमारा खर्चा है, ना तो ये मटेरियल है ना लेबर है, ये एक्सपेंस है। तो इसका मतलब देयर आर 3 एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, फर्स्ट मटेरियल कॉस्ट, सेकंड लेबर कॉस्ट एंड थर्ड मटेरियल लेबर के अलावा एक्सपेंसेस। तो मैं 3 एलिमेंट्स में कॉस्ट को डिवाइड कर देता हूं, क्लासिफाई कर देता हूं, ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट होगा आपका क्या, मटेरियल कॉस्ट का, मटेरियल कॉस्ट का। सेकंड एलिमेंट होगा लेबर कॉस्ट का, इसी को अभी हमें डिटेल में डिस्कस करना है। और थर्ड एलिमेंट होगा हमारा एक्सपेंसेस का, थर्ड एलिमेंट होगा हमारा एक्सपेंसेस का। अब देखिए मटेरियल में क्या क्या होगा, शर्ट के एग्जांपल से ही समझते हैं कॉन्सेप्ट। कपड़ा लगेगा, यस, बटन लगेंगे, यस, धागा लगेगा, यस। अब मुझे बताइए 3 मटेरियल में से सबसे इंपॉर्टेंट मटेरियल कौन सा है? कपड़ा, धागा, बटन, कपड़ा, धागा, बटन। तो सर ये तो हमारा जो कपड़ा है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। शर्ट के केस में सबसे इंपॉर्टेंट मटेरियल धागा नहीं है, बटन नहीं है, कपड़ा है। तो इसका मतलब हम मटेरियल को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट मटेरियल होगा, मेन मटेरियल होगा, उसको प्राइमरी मटेरियल कहा जा सकता है। जैसे शर्ट के केस में कपड़ा प्राइमरी मटेरियल है और धागा, बटन ये सेकेंडरी मटेरियल है। प्राइमरी मटेरियल को ही टेक्निकली डायरेक्ट मटेरियल कहा जा सकता है, सेकेंडरी मटेरियल को इनडायरेक्ट मटेरियल कहा जा सकता है। सिमिलरली लेबर को भी हम फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। एक तो मेन लेबर जिसके बिना प्रोडक्शन होना पॉसिबल नहीं है, जैसे टेलर, शर्ट के केस में टेलर का हेल्पर भी तो होगा। और कंपनी की बात करेंगे हम, क्योंकि हमें बड़े लेवल पर जाकर ही कॉस्टिंग को समझना है, बड़े लेवल पर जाकर ही हमें कॉस्टिंग को अच्छे से समझना है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, टेलर तो मेन लेबर है, प्राइमरी लेबर है। टेलर को जो हम पे कर रहे हैं शर्ट बनवाने के लिए एज ए मैन्युफैक्चरर, वो हमारे लिए डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होगी। और सिक्योरिटी गार्ड को जो हम दे रहे हैं, हेल्पर को भी तो पेमेंट कर रहे हैं, वो भी हमारे लिए कॉस्ट है, लेकिन वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट नहीं है, वो इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड, पियोन, हेल्पर वो सेकेंडरी लेबर है, लेकिन टेलर प्राइमरी लेबर है। ऐसे ही कपड़ा प्राइमरी मटेरियल, बटन, धागा सेकेंडरी लेबर। सिमिलरली हम एक्सपेंस को भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी एक्सपेंसेस, सेकेंडरी एक्सपेंसेस। प्राइमरी एक्सपेंसेस मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सेकेंडरी एक्सपेंसेस मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। समझ गए एग्जांपल से? तो मैं इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूं कि मटेरियल कॉस्ट को फर्दर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक प्राइमरी मटेरियल, जिसको टेक्निकली नाम दिया जा सकता है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। लिखिए जरा प्लीज, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट।
आप इसको प्राइमरी मटेरियल कॉस्ट भी कह सकते हैं, लेकिन वो वर्ड मैंने वर्बली 2-3 बार बता दिया, लेकिन उसको लिखवाया नहीं क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है, ये यूज होगा बार बार कॉस्टिंग में, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। इसके बाद इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। सिमिलरली लेबर को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, आगे डिटेल में भी डिस्कस करूंगा मैं डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट को। अभी तो मैंने जस्ट एग्जांपल के थ्रू आपको बता दिया कि जो कपड़े की कॉस्ट है वो डायरेक्ट मटेरियल है, और जो धागा है, बटन है, वो इनडायरेक्ट मटेरियल है। ऐसे ही फर्नीचर के केस में, सोफे के केस में जो टिम्बर की कॉस्ट है वो डायरेक्ट मटेरियल है, लेकिन जो फेविकॉल है या कील वगैरह जिसको नेल्स कह सकते हैं उसकी भी जो कॉस्ट है वो भी तो मटेरियल है, फेविकॉल भी मटेरियल है, नेल्स भी मटेरियल है, लेकिन वो इनडायरेक्ट मटेरियल है। समझ गया नहीं? ऐसा। तो ऐसे ही लेबर कॉस्ट को भी हम फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। टेलर, कारपेंटर, ये डायरेक्ट लेबर है क्योंकि इनके बिना प्रोडक्ट को बनाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो हेल्पर है, सिक्योरिटी गार्ड है, पियोन है, ऑल दीज आर कंसिडर्ड एज इनडायरेक्ट लेबर। तो ये डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हो गई, और ये इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अब हम भेदभाव थोड़ी करेंगे। क्या मतलब है सर इसका? यदि डायरेक्ट मटेरियल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, लेबर को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो हमें क्या करना होगा? एक्सपेंस को भी हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। इसका मतलब एक्सपेंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? एक हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होगा और एक होगा हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। आगे मैं डिटेल में भी डिस्कस करूंगा थोड़ी देर में, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो आप कोई भी प्रोडक्ट बनाएं या आप सर्विस ही क्यों ना रेंडर करें, टोटल कॉस्ट के 3 एलिमेंट होंगे, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और एक्सपेंसेस। मटेरियल और लेबर के अलावा कुछ खर्चा है, क्योंकि खर्चा ही तो कॉस्ट है, उसी को एक्सपेंस का नाम दिया जाएगा। तो मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और एक्सपेंस। सर एक्सपेंस ही क्यों बोल रहे हैं? बेटे मटेरियल कॉस्ट ही तो एक्सपेंस है, कॉस्ट ही तो एक्सपेंस, मैंने बताया ना। कॉस्ट मींस द एक्सपेंसेस या एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन अ प्रोडक्ट और सर्विस। तो मैं मटेरियल कॉस्ट कह सकता हूं। सर मटेरियल एक्सपेंस कह सकते हैं, कह तो सकते हैं, लेकिन अप्रोप्रिएट वर्ड है मटेरियल कॉस्ट, अप्रोप्रिएट वर्ड है लेबर कॉस्ट इंस्टेड ऑफ लेबर एक्सपेंसेस। और यहां पर फाइनली क्या है? एक्सपेंसेस। मटेरियल के अलावा, लेबर के अलावा कुछ आप खर्चा कर रहे हैं प्रोडक्ट को बनाने के लिए या सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, तो उसको कॉस्ट ना बोलकर एक्सपेंसेस का नाम दिया जाता है। एक्सपेंसेस का मतलब अदर देन मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट जिसको प्राइमरी मटेरियल कॉस्ट भी कहा जा सकता है, इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट जिसको सेकेंडरी मटेरियल कॉस्ट भी कहा जा सकता है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जिसको प्राइमरी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कहा जाएगा, और सेकेंडरी लेबर कॉस्ट जिसको इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी कहा जा सकता है। सिमिलरली डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब मुझे एक बात बता दीजिए जरा प्लीज ध्यान से। अब देखिए ये क्या है हमारा? डायरेक्ट डायरेक्ट डायरेक्ट। 3 चीजें डायरेक्ट डायरेक्ट है और 3 ही चीजें इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट है। क्या मतलब है इसका? इसका ये मतलब है इनडायरेक्ट, सॉरी डायरेक्ट, यहां डायरेक्ट है और यहां डायरेक्ट है। यहां पर क्या है? इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है। तो सिमिलर चीजों का हम एक ग्रुप बना देते हैं। तो हम क्या करते हैं? ग्रुप बना देते हैं। क्या मतलब है इसका? इसका ये मतलब है कि प्राइमरी कॉस्ट जिसको मैं कह सकता हूं डायरेक्ट कॉस्ट, जिसको एक नाम और दिया जाएगा प्राइम कॉस्ट, क्योंकि प्राइम का मतलब ही तो मेन होता है, प्राइमरी होता है। इसमें क्या क्या होगा? इसमें होगा आपका DMC, DLC और DE। शॉर्ट में लिख दिया मैंने। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट को DMC कहा जा सकता है, इसको DLC कहा जा सकता है और इसको DE कहा जा सकता है। इतना तो समझ ही लिया होगा आपने। IMC, ILC और IE, ठीक है। तो प्राइमरी कॉस्ट कह लीजिए, डायरेक्ट कॉस्ट कह लीजिए या प्राइम कॉस्ट कह लीजिए, ऑल आर सेम। ज्यादातर आप वर्ड यूज करेंगे प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट कैसे निकलेगी? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों का सम करेंगे वो हमारी प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। अब मुझे नेक्स्ट पेज पे जाना है, यहां तक आप नोट कर लीजिए क्विकली।
कर लिया। तो देखिए जरा, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। तो हमने देख लिया कि जो डायरेक्ट कॉस्ट होगी, आप दोबारा मत लिखिएगा, डायरेक्ट कॉस्ट में क्या क्या होगा, डायरेक्ट कॉस्ट को ही प्राइम कॉस्ट कहा जाएगा। प्राइम कॉस्ट में क्या क्या होगा, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट होगी डीएमसी, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होगी और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों का सम करेंगे प्राइम कॉस्ट आएगी। इसके बाद अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्या है, प्राइमरी कॉस्ट तो कंसीडर कर ली, सेकेंडरी कॉस्ट। सेकेंडरी कॉस्ट को क्या डायरेक्ट कॉस्ट कहा जाएगा, नहीं सर, नहीं, इसको इनडायरेक्ट कॉस्ट कहा जाएगा। इनडायरेक्ट कॉस्ट का भी एक टेक्निकल नाम है जिसको बोलेंगे आप ओवरहेड्स। तो ओवरहेड्स का मतलब क्या, ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट आर कलेक्टिवली नोन एज ओवरहेड्स। ओवरहेड्स में क्या क्या होगा, अभी जैसे हमने देखा, जैसे हमने IMC, ILC और IE, इन तीनों का सम करेंगे, उसको ओवरहेड कहा जाएगा। समझ गए नहीं? अब इस तरीके से थोड़ा सा ठीक है, सारी चीजें सही हैं, लेकिन एक काम करता हूं, मैं इन सभी चीजों को एक स्टेटमेंट में प्रेजेंट कर देता हूं, क्योंकि अकाउंट्स में ना एक रिजिड फॉर्मेट होता है। ट्रेडिंग अकाउंट वैसे ही बनेगा जैसे सब बनाते हैं, ठीक है। P&L अकाउंट का एक अपना फॉर्मेट है, बैलेंस शीट का एक अपना फॉर्मेट है, हर अकाउंट का एक अपना फॉर्मेट है, लेकिन यहां कॉस्टिंग में कोई रिजिडिटी नहीं है। तो अपनी बात को एक्सप्रेस करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग में हम स्टेटमेंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, स्टेटमेंट। अकाउंट्स में तो फॉर्मेट होता है, उसी रिजिडिटी को फॉलो करना पड़ता है। P&L अकाउंट जैसा मैं बना रहा हूं, आपको भी वैसे ही बनाना पड़ेगा, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में कोई रिजिडिटी नहीं है, कोई फॉर्मेट नहीं है, स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट नहीं है। समझ गए? फिर भी हम समझने के पर्पज से इंस्टीट्यूट ने एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट बना दिया है कि अपनी बात को क्या करो, एक्सप्रेस कर दो स्टेटमेंट के थ्रू, अपनी बात को प्रेजेंट कर दो स्टेटमेंट के थ्रू। तो हम क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट बनाएंगे। जितनी बातें मैंने बताई हैं कॉस्ट के रेस्पेक्ट में, उसको स्टेटमेंट के थ्रू प्रेजेंट कर देंगे। उसी स्टेटमेंट को नाम दिया जाएगा कॉस्ट शीट, उसी स्टेटमेंट को नाम दिया जाएगा कॉस्ट शीट। तो स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस। इतना बड़ा नाम ना लिखकर आप सिंपली लिख सकते हैं कॉस्ट शीट। इसका मतलब एक स्टेटमेंट जिसकी हेल्प से हम कॉस्ट को प्रेजेंट कर सकते हैं, कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सकते हैं, सेलिंग प्राइस को कैलकुलेट कर सकते हैं। उसी स्टेटमेंट को टेक्निकली नाम दिया जाता है कॉस्ट शीट का। उसी स्टेटमेंट को टेक्निकली नाम दिया जाएगा कॉस्ट शीट का। ठीक है बेटे? तो पर्टिकुलर्स मतलब जिस स्टेटमेंट की हेल्प से हम कॉस्ट असरटेन कर सकते हैं, प्रॉफिट असरटेन कर सकते हैं, सेलिंग प्राइस असरटेन कर सकते हैं, उसी स्टेटमेंट को टेक्निकली कॉस्ट शीट कहा जाएगा। अमाउंट। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो प्राइमरी मटेरियल होती है ना, लेबर होती है, एक्सपेंस होते हैं, वो सबसे पहले आएंगे। सेकेंडरी तो बाद में है ना। अब मुझे एसी खरीदना है तो मैं पहले स्टेबलाइजर खरीदूंगा या पहले एसी खरीदूंगा? भाई एसी खरीदूंगा ना, तो क्योंकि वो उसमें जो पैसा लगेगा वो मेरी प्राइमरी कॉस्ट है, स्टेबलाइजर तो सेकेंडरी कॉस्ट है। समझ गए या नहीं? तो इसीलिए जब हम स्टेटमेंट बनाएंगे तो जो मेन पार्ट है, मेन कॉस्ट है, मेजर कॉस्ट है, प्राइमरी कॉस्ट है, डायरेक्ट कॉस्ट है, उसको पहले शो करेंगे, और जो सेकेंडरी कॉस्ट है उसको आप बाद में शो करेंगे। ऐसे ही तो होता है, जो मेन रिलेटिव होते हैं उनको पहले पूछा जाता है ना, उनकी पहले रिस्पेक्ट की जाती है, और जो सेकेंडरी होते हैं, दूर के होते हैं, उनको बाद में पूछा जाता है। नॉर्मली ऐसा होता है या नहीं होता? नॉर्मली शायद ऐसा ही होता होगा हर जगह, है ना? तो इसका मतलब क्या करेंगे हम, सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल के बिना तो बात बनेगी नहीं, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आएगी हमारी सबसे पहले। फिर क्या आएगा सर, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, मतलब मेन लेबर को जो हम पे कर रहे हैं, जिस लेबर के बिना काम नहीं चल सकता, प्रोडक्ट नहीं बन सकता, वो डायरेक्ट लेबर है, उसी को जो पेमेंट कर रहे हैं वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होगी मैन्युफैक्चरर के लिए। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये मेन खर्चे हैं।
इन तीनों का सम करेंगे, अभी हमने ऊपर देखा था, उसी को नाम दिया जाएगा क्या? डायरेक्ट कॉस्ट कह सकते हैं, प्राइम कॉस्ट कह सकते हैं, एक ही बात है, लेकिन हम प्राइम कॉस्ट वर्ड यूज करेंगे। अब आराम से ध्यान से देखना, इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, जैसे धागा है, बटन है, कील है, फेविकॉल है, ये सब इनडायरेक्ट मटेरियल है। इनडायरेक्ट लेबर, हेल्पर को जो पेमेंट की जा रही है, सिक्योरिटी गार्ड को जो पेमेंट की जा रही है, पियोन को जो पेमेंट कर रहा है मैन्युफैक्चरर, वो हमारा इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है मैन्युफैक्चरर के लिए। रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, इंश्योरेंस है, ये सब हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। इन तीनों का हम सम करेंगे, इन तीनों का सम करेंगे, उसी को नाम दिया जाएगा, तीनों का सम करेंगे, उसी को नाम दिया जाएगा ओवरहेड्स। थोड़ा बड़ा करके लिखिएगा, ये एक काम करें, रेड से लिखिए, इसी को नाम दिया जाएगा ओवरहेड्स। तो सीधी सिंपल सी बात क्या समझ में आई? प्राइम कॉस्ट में यदि आप ओवरहेड्स ऐड कर देंगे, प्राइम कॉस्ट में यदि आप ओवरहेड्स ऐड कर देंगे तो हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी, टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करेंगे, सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। चलो बेटे, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसी को नाम दिया जाएगा टोटल कॉस्ट। मतलब प्रोडक्ट को बनाने के साथ, मतलब प्रोडक्ट को हम सेल कर रहे हैं, उसकी कॉस्ट हमारे लिए कितनी है, मतलब टोटल कॉस्ट, जिसको मैं कॉस्ट ऑफ सेल्स भी कह सकता हूं टेक्निकली। मतलब मैंने प्रोडक्ट बना दिया है, अब मुझे सेल करना है, तो सेल करने से पहले प्रोडक्ट की कुछ कॉस्ट तो आई होगी, बनाने की, बेचने की, सेल करने तक की, उसी को कॉस्ट ऑफ सेल कहा जाएगा। इसमें मैं क्या ऐड कर दूं? अभी पॉजिटिव होते हैं, वैसे लॉस भी हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल हम पॉजिटिव होकर मानते हैं कि हमें प्रॉफिट हो रहा है। अब क्या निकलेगा? इसी को सेल्स का कहा जा सकता है या सेलिंग प्राइस। यदि मैंने कॉस्ट पर यूनिट ली है, यदि मैंने कॉस्ट पर यूनिट ली है तो इसको सेलिंग प्राइस कहा जाएगा। यदि मैंने कॉस्ट टोटलिटी में ली है तो उसको सेल्स कहा जाएगा या सेल्स वैल्यू भी कह सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या करा? मैंने कुछ खास काम थोड़ी किया है, मैंने जो ऊपर आपको कॉन्सेप्ट बताया, ये देखो, इन दोनों का सम करेंगे, किसका? प्राइम कॉस्ट और ओवरहेड का सम करेंगे तो टोटल कॉस्ट हो जाएगी ना, उसी में मैंने प्रॉफिट ऐड कर दिया, उस फिर सेलिंग प्राइस निकल गया। बस जो ऊपर वाली चीज थी उसको मैंने, या मैं कहूं ये जो आप देख रहे हैं चार्ट, इस चीज को मैंने क्या करा, इसका हर एक पार्ट मैंने स्टेटमेंट के रूप में शो कर दिया। उसी स्टेटमेंट को कॉस्ट शीट कहा जाएगा, जिस पर क्वेश्चन आ जाता है 7 to 8 मार्क्स का एग्जाम में। एक चैप्टर भी है कॉस्ट शीट नाम से। तो स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस। तो सबसे पहले क्या लेंगे? डायरेक्ट मटेरियल, क्योंकि मेन कॉस्ट है, ये मेन कॉस्ट है, ये मेन कॉस्ट है, मेन कॉस्ट को ही प्राइम कॉस्ट कहा जाता है, वो सबसे पहले उसको कंसीडर करते हैं। फिर सेकेंडरी कॉस्ट, जिसमें इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिनको टेक्निकली क्या कहेंगे आप? ओवरहेड्स कहेंगे। समझ गए बेटे? तो पहले प्राइम कॉस्ट प्लस ओवरहेड टोटल कॉस्ट हो जाएगी, उसी को टेक्निकली कॉस्ट ऑफ सेल्स कहा जाता है। कॉस्ट ऑफ सेल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि प्रोडक्ट बन चुका है, अब सेल होने वाला है, प्रोडक्ट की कॉस्ट अब सेल होगी। बस कॉस्ट कितनी आई, ये कॉस्ट है, इसके बाद प्रोडक्ट सेल हो जाएगा। तो सेल करने से पहले कॉस्ट आती है ना, तो उसी कॉस्ट को टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल कहा जाता है। फिर इसमें प्रॉफिट ऐड कर देंगे, सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। कोई डाउट है तो प्लीज मुझे बताएं। यहां तक तो मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कॉस्ट अकाउंटिंग को हमने समझ लिया, कॉस्ट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्ट्स को समझ लिया, हमें डायरेक्शन मिल गई कि इस सब्जेक्ट में हमें ये काम करना है। पहले कॉस्ट असरटेन करनी है, ठीक है, फिर हमें प्रॉफिट असरटेन करना है, फिर सेलिंग प्राइस असरटेन करना है। इसके लिए हमें कॉस्ट शीट बनानी होगी। कॉस्ट में 3 चीजें होती हैं मेनली, मटेरियल का पार्ट होगा, लेबर का पार्ट होगा, एक्सपेंस का भी पार्ट होगा। समझिए, उसको फर्दर थोड़ा सा क्लासिफिकेशन करें तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्राइम कॉस्ट, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओवरहेड, प्राइम कॉस्ट प्लस ओवरहेड, टोटल कॉस्ट, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए प्रॉफिट ऐड करेंगे। नॉर्मल सी बातें चल रही हैं, बिल्कुल समझ गया नहीं? अब हमें थोड़ा सा डिटेल में समझना होगा डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं, ओवरहेड क्या होता है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ताकि और ज्यादा क्लैरिटी आए। समझ गया नहीं? चलिए प्लीज नोट कीजिए। यहां तक कोई डाउट है तो प्लीज मुझे बताइए।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब पहले डायरेक्ट कॉस्ट की बात करते हैं, थोड़ा उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है बेटे, समझ में आ रहा है कि इस सब्जेक्ट में हमें क्या करना है, कॉस्ट को असरटेन करना है, प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट को, सर्विस प्रोवाइड करने की कॉस्ट को असरटेन करना है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक बार कॉस्ट असरटेन हो गई, फिर प्रॉफिट असरटेन करेंगे, सेलिंग प्राइस असरटेन करेंगे, और ये सारा काम हम एक स्टेटमेंट के थ्रू प्रेजेंट करेंगे जिसको कहा जाएगा कॉस्ट शीट। राइट, ओके सर। कॉस्ट के मेनली 3 एलिमेंट होंगे, मटेरियल कॉस्ट का, लेबर कॉस्ट का। मटेरियल और लेबर के अलावा भी कुछ खर्चा करना पड़ता है तो उसको कॉस्ट ना बोलकर एक्सपेंसेस का नाम दिया जाएगा। मटेरियल कॉस्ट को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। एक डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट जिसको प्राइमरी मटेरियल कॉस्ट कहेंगे। शर्ट के केस में कपड़े की जो कॉस्ट होती है वो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है। बटन की जो कॉस्ट है, धागे की कॉस्ट है, वो इनडायरेक्ट मटेरियल है। फर्नीचर के केस में जो लकड़ी की कॉस्ट है, टिम्बर की कॉस्ट है, वो डायरेक्ट है। और जो फेविकॉल है, नेल्स हैं, कील वगैरह, वो इनडायरेक्ट है। समझ गए या नहीं? सिमिलरली शर्ट के केस में हम जो टेलर को पे कर रहे हैं वो हमारे लिए डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। हेल्पर को जो पेमेंट दे रहे हैं, हेल्पर को जो वेजेस दे रहे हैं, वो हमारे लिए इनडायरेक्ट वेजेस है या इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट कह सकते हैं। सिक्योरिटी गार्ड को जो पेमेंट कर रहे हैं वो हमारे लिए इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है एज ए मैन्युफैक्चरर, एज ए सर्विस प्रोवाइडर। सिमिलरली एक्सपेंस को भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। फिर मैंने क्या करा, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों का सम किया, उसी को टोटल डायरेक्ट कॉस्ट का नाम दिया, जिसको प्राइमरी कॉस्ट भी कह सकते हैं या प्राइम कॉस्ट भी कह सकते हैं। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों का सम करा, टोटल इनडायरेक्ट कॉस्ट आ गई, जिसको सेकेंडरी कॉस्ट भी आप कह सकते हैं। जिसको क्या कर सकते हैं, सेकेंडरी कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, मतलब ओवरहेड्स, टेक्निकली ओवरहेड्स नाम दिया जाएगा। तो डायरेक्ट कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट टोटलिटी में ओवरहेड, इन दोनों का सम करेंगे, टोटल कॉस्ट आ जाएगी, उसमें प्रॉफिट ऐड करेंगे, सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। ये सब कॉस्ट शीट के थ्रू आप प्रेजेंट करेंगे। अब ये डायरेक्ट कॉस्ट क्यों है? शर्ट के केस में जो कपड़ा है वो डायरेक्ट कॉस्ट क्यों है? क्योंकि कपड़ा मेन कॉस्ट है, वो प्रोडक्ट का पार्ट है, उसको प्रोडक्ट के साथ को रिलेट किया जा सकता है, आइडेंटिफाई किया जा सकता है। राइट, डायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसको हम आसानी से रिलेट कर सकते हैं प्रोडक्ट, सर्विस या डिपार्टमेंट के साथ। इनडायरेक्ट कॉस्ट को रिलेट करना, आइडेंटिफाई करना विद रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्ट या डिपार्टमेंट या सर्विस थोड़ा सा मुश्किल है, इसीलिए वो इनडायरेक्ट है। क्या मतलब सर, समझे नहीं हम? कोई बात नहीं, मैं समझाता हूं। लिखिए पहले, एक शर्ट बनाने के लिए कितना, एक शर्ट में कितना कपड़ा लगेगा, या मैं ऐसा कह सकता हूं, एक सेकेंड रुकिएगा, ये क्या हुआ, एक सेकेंड। डायरेक्ट कॉस्ट मतलब ये वो कॉस्ट है जो प्रोडक्ट के साथ, सर्विस के साथ क्या हो सकती है, रिलेट कर सकती है, आइडेंटिफाई हो सकती है, उसी को डायरेक्ट कॉस्ट का नाम दिया जाएगा। जैसे शर्ट के केस में कपड़ा शर्ट के साथ रिलेट कर रहा है, शर्ट के साथ आइडेंटिफाई हो रहा है। राइट, ऐसे ही फर्नीचर के केस में जो टिम्बर है वो शर्ट के साथ आइडेंटिफाई हो रहा है या रिलेट कर रहा है। एक और बात, जितना ज्यादा महंगा कपड़ा होगा उतनी ही शर्ट को बनाने की कॉस्ट ज्यादा आएगी, सेलिंग प्राइस भी ज्यादा होगा। तो डायरेक्ट कॉस्ट को दूसरी तरीके से भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। डायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट है जो प्रोडक्ट की कॉस्ट एज वेल एज सेलिंग प्राइस को डायरेक्टली अफेक्ट करती है। इनडायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट है जो कॉस्ट एज वेल एज सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट को डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करती है। कपड़ा महंगा होगा, कॉस्ट ज्यादा होगी, सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा। समझ गए? जो क्वालिटी है कपड़े उसकी, लकड़ी की, टिम्बर की, यदि वो अच्छी क्वालिटी की टिम्बर हम यूज कर रहे हैं, सोफे की कॉस्ट ज्यादा होगी बनाने की और सेलिंग प्राइस भी ऑटोमेटिकली ज्यादा होगा। तो ये दूसरा तरीका था डायरेक्ट कॉस्ट को एक्सप्लेन करने का। क्या? डायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसको हम क्या कर सकते हैं,
को रिलेट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू दी प्रोडक्ट, या मैं इसको अदर वर्ड्स में भी ऐसा कह सकता हूं, डायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट है जिसको आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है, जिसको आसानी से ट्रेस किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में कहूं कि डायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट है जो प्रोडक्ट की कॉस्ट एज वेल एज सेलिंग प्राइस को डायरेक्टली अफेक्ट करती है। ठीक है, डायरेक्ट कॉस्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। समझ गए? चलिए, काफी बातें हो गई, इस बात को मैं लिखवाता हूं। दी कॉस्ट, ओहो, दी कॉस्ट, अरे क्या हो गया, दी कॉस्ट which are directly, the cost which are directly related to, which are directly related to the product or service in, the costs which are directly related to the product or service in an economical, feasible way। सर ये तो भारी सा वर्ड यूज कर लिया आपने, तीन भारी वर्ड यूज कर लिए, डरो मत। मैं इसको इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकता हूं, डायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसको हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्ट और सर्विस। ठीक है, कॉस्ट विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्ट और सर्विस इन एन इकोनॉमिकली फीजेबल वे। इसका ये मतलब है सिंपल कि वो कॉस्ट जिसको हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिसका हम आसानी से अनुमान लगा सकते हैं, जिसको हम आसानी से ट्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट के साथ, सर्विस के साथ, उसी को डायरेक्ट कॉस्ट का नाम दिया जाएगा। द कॉस्ट विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्ट और सर्विस इन एन इकोनॉमिकली फीजेबल वे आर called direct cost। feasible way are called direct cost। आगे लिखिएगा, इन अदर वर्ड्स, ऐसे लिखिए, इन अदर वर्ड्स, इन अदर वर्ड्स, इन अदर वर्ड्स, कॉमा, the cost which directly affects the total cost as well as selling price of the product। In other words, the cost which directly affect the total cost as well as selling price of the product, known as direct cost, known as direct cost। There are 3 components। कितने components है डायरेक्ट कॉस्ट के? 3। There are 3 components of डायरेक्ट कॉस्ट। पहला शॉर्ट में लिख देता हूं DMC, अभी हमने बताया भी फुल फॉर्म, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, और फाइनली डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ये 3 कंपोनेंट है डायरेक्ट कॉस्ट के, ये 3 कंपोनेंट है डायरेक्ट कॉस्ट के। ठीक है बेटे, पहले नोट कर लीजिए, कुछ थोड़ी हल्की सी प्रॉब्लम आ रही है, इशू आ रहा है, 1 सेकेंड रुक जाइए जरा। चलिए अब देख लीजिए प्लीज,
ये रहा स्क्रीन पर, मैं जूम आउट कर देता हूँ, कुछ छूट गया तो नोट कर लीजिए। अब आते हैं आगे। अब हम बात करेंगे डायरेक्ट मटेरियल की। अब हम बात करेंगे डायरेक्ट मटेरियल की, नोट कर लीजिए। डायरेक्ट मटेरियल की बात करते हैं। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, the material cost which is easily identifiable या traceable with respect to the product. The material cost which is easily identifiable, traceable with respect to the product, called direct material cost. In other words, the material cost which directly affects the cost as well as selling price of the product, referred as direct मटीरियल कॉस्ट। ठीक है, समझ गए बेटे? मैं दो तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। यदि कोई मटीरियल कॉस्ट जिसको हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यदि हम शर्ट देखते हैं तो शर्ट में हमारा फोकस, पहला ध्यान कहाँ पे जाता है? शर्ट में ध्यान जाता है कपड़े पर, फर्नीचर में ध्यान जाता है लकड़ी पर, रजिस्टर में ध्यान जाता है पेजेस पर, ठीक है, पेपर पर ध्यान जाता है। तो सिमिलरली इसी को डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कहा जाता है, क्योंकि ये वो कॉस्ट है, ये वो मटेरियल कॉस्ट है जिसकी वजह से कॉस्ट एज वेल एज सेलिंग प्राइस डायरेक्टली अफेक्ट होते हैं। अच्छी क्वालिटी का मटेरियल लग रहा है तो कॉस्ट ज़्यादा होगी, सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा। अच्छी क्वालिटी का मटेरियल नहीं है तो कॉस्ट कम होगी, सेलिंग प्राइस कम होगी। इसका मतलब उसी मटेरियल कॉस्ट को डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट का नाम दिया जाता है। ठीक है या नहीं? इसमें एग्जाम्पल लिख देते हैं, जैसे टिम्बर इन फर्नीचर मेकिंग। फर्नीचर के केस में जो टिम्बर है वो हमारा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट का एग्जाम्पल है। इसके बाद क्लोथ इन ड्रेस मेकिंग, कोई भी ड्रेस बना रहे हैं आप, शर्ट बना रहे हैं, स्वेटर बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, है ना, या सूट बना रहे हैं। ब्रिक्स इन बिल्डिंग मेकिंग एक्सेट्रा, या ऐसा कर सकते हैं पेपर इन बुक्स, ये डायरेक्ट है। ठीक है बेटे? तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वो मटेरियल कॉस्ट है जो टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट एज वेल एज सेलिंग प्राइस को डायरेक्टली अफेक्ट करेगी, और इसको आइडेंटिफाई करना हमारे लिए आसान भी है। शर्ट को देखकर आप पता लगा सकते हैं कि शर्ट में कपड़ा महंगा लगा है या सस्ता लगा है, तो इसीलिए मैंने बोला ट्रेसेबल, आइडेंटिफिएबल कॉस्ट मतलब डायरेक्ट कॉस्ट। ओके बेटे? अब हम बात करेंगे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को आप डायरेक्ट वेजेस भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो हम अपने एम्प्लॉयज या वर्कर्स को पेमेंट करते हैं उसको वेजेस भी कहा जा सकता है और लेबर कॉस्ट भी कहा जा सकता है, कि हम मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। एम्प्लॉय कॉस्ट भी आप इसको कह सकते हैं, एम्प्लॉय कॉस्ट विच कैन बी इजीली ट्रेसेबल या आइडेंटिफिएबल
एम्प्लॉय कॉस्ट विच कैन बी इजीली ट्रेसेबल या आइडेंटिफिएबल with respect to the product or service called direct employee cost। ठीक है बेटे, जैसे अच्छी क्वालिटी की शर्ट है तो इसका मतलब टेलर स्किल्ड टेलर होगा, तब जाके अच्छी क्वालिटी की शर्ट बनी है, स्टिचेस बहुत अच्छे हैं, नया डिज़ाइन है, तो इसका मतलब स्किल टेलर होगा और स्किल टेलर को आपने ज़्यादा पैसे दिए होंगे। ठीक है ना, हेल्पर पे ध्यान नहीं जाएगा। तो एम्प्लॉय कॉस्ट विच कैन बी इजीली ट्रेसेबल आइडेंटिफिएबल विद रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्ट और सर्विस कॉल्ड डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट, या मैं अदर वर्ड्स में कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ, द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट विच अफेक्ट्स द टोटल कॉस्ट एज वेल एज, या मैं ऐसा कह सकता हूं लेबर कॉस्ट विच अफेक्ट्स द टोटल कॉस्ट एज वेल एज सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट डायरेक्टली कॉल्ड या नोन एज डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट या डायरेक्ट लेबर कॉस्ट या डायरेक्ट वेजेस। समझ गया नहीं? चलिए ओके बेटे, इसमें एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल ले लीजिए बेटे। पेमेंट या वेजेस टू टेलर कारपेंटर, पेमेंट या वेजेस टू टेलर या कारपेंटर रेफर्ड एज डायरेक्ट वेजेस या डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो टीचर होते हैं या स्कूल के केस में जो टीचर होते हैं वो भी तो एम्प्लॉई हैं स्कूल के, तो उनको डायरेक्ट लेबर कहा जा सकता है। उनको जो स्कूल पेमेंट कर रहा है वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है स्कूल के लिए, लेकिन वहाँ पर जो पियोन है, सिक्योरिटी गार्ड है, वो इनडायरेक्ट लेबर है। ठीक है बेटे, अब बढ़ते हैं हम आगे। काफ़ी बार MCQ आ चुका है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को चार्जेबल एक्सपेंसेस कहा जाता है। क्या मतलब है इसका? वही सेम बात, जिन खर्चों को हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्ट, यदि वो मटेरियल नहीं है, लेबर नहीं है, तो उनको डायरेक्ट एक्सपेंसेस या चार्जेबल एक्सपेंसेस का नाम दिया जाता है। ठीक है बेटे, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस are expenses relating to manufacture, relating to, पहले यहां तक नोट करिए, मुझे नेक्स्ट पेज पे जाना है। relating to manufacture of a product or rendering a service which can be easily, नेक्स्ट पेज पे जाना होगा बेटे, नोट कर लीजिए। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू मैन्युफैक्चर ऑफ अ प्रोडक्ट और रेंडरिंग अ सर्विस विच कैन बी, नोट हो गया तो मैं नेक्स्ट पेज पे जा सकता हूं। विच कैन बी easily ट्रेसेबल या आइडेंटिफिएबल with respect to the product or service other than, वो मटीरियल लेबर नहीं होना चाहिए, other than direct material cost and direct एम्प्लॉई कॉस्ट। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है, डायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसको हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आसानी से ट्रेस कर सकते हैं, उसी को डायरेक्ट कॉस्ट का नाम दिया जाएगा। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वो मटेरियल कॉस्ट होती है जिसको हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्ट
या इन अदर वर्ड्स डायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट एज वेल एज सेलिंग प्राइस को डायरेक्टली अफेक्ट करती है। जैसे कपड़ा महंगा होगा, शर्ट की कॉस्ट ज्यादा होगी, सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा, इसलिए कपड़े की जो कॉस्ट है वो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है। स्किल्ड टेलर होगा तो अच्छी अच्छी शर्ट बनेगी, अच्छे डिजाइन की शर्ट बनेगी, लेटेस्ट डिजाइन की शर्ट बनेगी। स्किल्ड टेलर तो वो ज्यादा पैसे लेगा, कॉस्ट ज्यादा आएगी शर्ट बनाने की, सेलिंग प्राइस भी ज्यादा होगा। तो जो टेलर को पे कर रहे हैं वो हमारे लिए कॉस्ट है डायरेक्ट। समझ गए? तो ऐसे ही खर्चे होते हैं मटेरियल लेबर के अलावा कुछ ऐसे खर्चे हैं जो प्रोडक्ट के साथ आइडेंटिफाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट के साथ ट्रेस हो रहे हैं, उन खर्चों को भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस या चार्जेबल एक्सपेंसेस का नाम दिया जाएगा। समझ गया नहीं? जैसे मान लेते हैं पब्लिशर है और ऑथर है। ऑथर बुक राइट करता है, पब्लिशर क्या करता है, प्रिंट करके उसको पब्लिश करता है, मार्केट में सेल कर देता है और प्रॉफिट कमा लेता है। तो इसका मतलब बिना परमिशन के पब्लिशर ऑथर की बुक पब्लिश नहीं कर सकता। तो पब्लिशर पहले ऑथर को अप्रोच करेगा, उससे परमिशन लेगा, उसके बाद बुक पब्लिश करेगा, मार्केट में सेल करेगा, प्रॉफिट कमाएगा। क्या फ्री में परमिशन दे देगा ऑथर कि मेरी बुक आप पब्लिश कर दीजिए? नहीं। इसका मतलब पब्लिशर कुछ ना कुछ पेमेंट करेगा ऑथर को, पब्लिशर कुछ ना कुछ पेमेंट करेगा ऑथर को, उसी पेमेंट को नाम दिया जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्योंकि पब्लिशर और ऑथर के बीच में एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप नहीं है और वो मटेरियल भी नहीं है। पब्लिशर ने जो पैसा दिया परमिशन लेने का, पब्लिशर ने ऑथर से परमिशन ली कि मैं आपकी 1000 कॉपी पब्लिश करके मार्केट में सेल करना चाहता हूं, तो ऑथर ने परमिशन दी, फ्री में तो दी नहीं होगी। तो इसका मतलब पब्लिशर जो पेमेंट कर रहा है रॉयल्टी, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ना तो वो मटेरियल है पब्लिशर के लिए। परमिशन ऑथर से ली, पेमेंट करी, तो क्या वो मटेरियल कॉस्ट होगी पब्लिशर के लिए? नहीं। क्या लेबर कॉस्ट होगी? नहीं, क्योंकि पब्लिशर और ऑथर का एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप नहीं है। तो ये मटेरियल भी नहीं है, लेबर भी नहीं है, तो क्या है मटेरियल लेबर के अलावा? खर्चा तो हो गया ना पब्लिशर का, लेकिन मटेरियल का खर्चा नहीं है, लेबर का खर्चा नहीं है। क्या है ये? एक्सपेंस माना जाएगा। कौन सा एक्सपेंस? डायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ठीक है बेटे? तो एग्जाम्पल लिख लीजिए। रॉयल्टी, ठीक है, रॉयल्टी या सुपरवाइजर्स फीस, या हम कह सकते हैं आर्किटेक्ट फीस एक्सेट्रा। ठीक है? मतलब पब्लिशर ने ऑथर से परमिशन लेने के बदले कुछ पैसा ऑथर को दे दिया, वो पैसा पब्लिशर के लिए डायरेक्ट एक्सपेंस होगा क्योंकि वो मटेरियल का खर्चा नहीं है, लेबर का नहीं है, वो एक्सपेंस का होगा क्योंकि पब्लिशर उसको आइडेंटिफाई कर सकता है कि मैंने 1000 की परमिशन ली है तो इतना मुझे पेमेंट करना पड़ा है ऑथर को। तो वो पब्लिशर आसानी से उसको आइडेंटिफाई कर सकता है विद रिस्पेक्ट टू 1000 बुक्स, इसीलिए उसको डायरेक्ट एक्सपेंस या चार्जेबल एक्सपेंस का नाम दिया जाता है। ठीक है बेटे? ओके सर, यहां तक क्लियर हुआ या नहीं? बताएं बेटे, यहां तक क्लियर हुआ या नहीं? तो हमने बात करी डायरेक्ट मटेरियल की, डायरेक्ट लेबर की, डायरेक्ट एक्सपेंस की, उसके एग्जाम्पल भी समझ लिए। तीनों का सम करेंगे उसको टोटल डायरेक्ट कॉस्ट कहा जाएगा, जिसको आप प्राइम कॉस्ट भी कह सकते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी? अब हम बात करेंगे इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट की। अब बात करेंगे इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट की, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट की, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की। तो उससे पहले मैं काम करता हूं, इनडायरेक्ट कॉस्ट के रिस्पेक्ट में बता देता हूं। इनडायरेक्ट कॉस्ट, ऑल कॉस्ट अदर देन, डायरेक्ट नहीं होनी चाहिए, वो इनडायरेक्ट होगी। ऑल कॉस्ट अदर देन डायरेक्ट कॉस्ट आर कॉल्ड इनडायरेक्ट कॉस्ट। उसी को क्या नाम दिया जाएगा? इनडायरेक्ट कॉस्ट। एक तो ये तरीका हो गया, मैं या ऐसा कह सकता हूं, दी सम ऑफ ऑल indirect cost are collectively known as
The sum of all indirect costs are collectively known as overheads. known as overheads. ठीक है बेटे, जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है उनका सम करेंगे, उसी को हम ओवरहेड्स का नाम दे सकते हैं, उसी को क्या कर सकते हैं, ओवरहेड का नाम दे सकते हैं. ठीक है बेटे. इसके बाद देयर आर थ्री components of overheads. सबसे पहला कंपोनेंट है इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, और फाइनली इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. समझ गए. इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसको ट्रेस करना आसान नहीं है, मुश्किल है. तो जो खर्चे डायरेक्ट नहीं है वो इनडायरेक्ट है, मतलब ओवरहेड है. जो खर्चे इनडायरेक्ट हैं वो ओवरहेड है, मतलब डायरेक्ट नहीं है वो. ठीक है. क्या मतलब है इसका, एक एक को हम थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं. इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, cost of material which cannot be directly traceable, or identifiable with respect to a product or service called indirect material cost. या मैं इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकता हूं, जैसे मैंने डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट को एक्सप्लेन किया था कि वो मटेरियल कॉस्ट जो प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट एज वेल एज सेलिंग प्राइस को डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करती है, उसको इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कहा जाता है. एग्जाम्पल के रूप में जैसे कॉस्ट ऑफ बटन्स, थ्रेड इन ड्रेस मेकिंग, कॉमा nails, cost of nails in case of furniture making. एक इंपॉर्टेंट बात जो इसके लिए आपको लिखना है, इसी में कंटिन्यू करें. अब देखिए जो बटन की कॉस्ट है, थ्रेड की कॉस्ट है, वो काफी स्मॉल होती है ना अमाउंट में. तो विच आर ऑफ स्मॉल अमाउंट कह सकते हैं, स्मॉल वैल्यू, एंड कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड टू अ प्रोडक्ट और सर्विस. तो ये इनडायरेक्ट मटेरियल है. एग्जाम्पल तो देख ही लिए. सिमिलरली हम इनडायरेक्ट लेबर की भी बात कर सकते हैं. बस जल्दी जल्दी मैं बता देता हूं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे. ये सब जरूरी था फर्स्ट क्लास में सब्जेक्ट को समझने के पर्पस से. इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट, which employee cost which are not directly related to a product or service referred
रेफर्ड एज इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट। एग्जाम्पल के रूप में ये मैं ऐसा कह सकता हूं, जो कॉस्ट, जो लेबर कॉस्ट प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट एज वेल एज सेलिंग प्राइस को डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करती है, उसी को इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट या इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट कहा जाएगा। ठीक है बेटे, जैसे सैलरी ऑफ हेल्पर, पियोन, सिक्योरिटी गार्ड एक्सेट्रा, इनको जो पेमेंट दी जा रही है उसी को हम इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट कह सकते हैं। उसी को क्या बोल सकते हैं? इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट कह सकते हैं। समझ गए बेटे? अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनडायरेक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जो एक्सपेंसेस आइडेंटिफाई नहीं हो सकते, जैसे एक शर्ट बनाने के लिए कितना रेंट दिया होगा, दिया हो सकता है। एक शर्ट बनाने के लिए मशीन कितना डेप्रीशिएट हुई होगी, डेप्रीशिएशन तो हुआ होगा शर्ट बनाने के लिए, लेकिन कितना? एक शर्ट बनाने के लिए कितना? एक शर्ट बनाने के लिए मशीन ने कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की होगी? की तो होगी, लेकिन कितनी? आसान नहीं है आइडेंटिफाई करना, ट्रेस करना आसान नहीं है प्रोडक्ट को देखकर, प्रोडक्ट की कॉस्ट को देखकर। तो जिन खर्चों का पता लगाना मुश्किल है, उन्हीं खर्चों को तो बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस, मतलब ओवरहेड, राइट? ठीक है, तो एक्सपेंसेस अदर देन, expenses other than of the nature of material और labor, material और labor के अलावा, and important बात, and cannot be easily traceable या identifiable to a particular product, to a particular product और सर्विस। एग्जाम्पल के रूप में, एक शर्ट बनाने के लिए रेंट कितना पे करा, बताना मुश्किल है। पावर का खर्चा कितना है, बताना मुश्किल है। लाइटिंग का खर्चा कितना, पता लगाना मुश्किल है, लेकिन आया तो होगा खर्चा। इंश्योरेंस कितना है, डेप्रीशिएशन कितना है, ये सब मटेरियल तो नहीं है, लेबर तो नहीं है, मटेरियल लेबर के अलावा है खर्चे। और कौन से खर्चे हैं जिनका पता लगाना हमारे लिए मुश्किल है, उन्हीं खर्चों को नाम दिया जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो मेरे ख्याल से अब आपको सब्जेक्ट की डायरेक्शन समझ में आ गई है। डायरेक्ट कॉस्ट जो ट्रेसेबल है, आइडेंटिफिएबल है विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट और सर्विस। इसका मतलब है, सिंपली मतलब ये है कि जो मटेरियल कॉस्ट, जो लेबर कॉस्ट, जो एक्सपेंसेस आसानी से आइडेंटिफाई हो सकते हैं उनको डायरेक्ट कहा जाता है, और जो आसानी से आइडेंटिफाई नहीं हो सकते विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट और सर्विस उनको इनडायरेक्ट कहा जाता है, मतलब ओवरहेड, राइट? तो कॉस्ट में प्राइम कॉस्ट और ओवरहेड, टोटल कॉस्ट आई, प्रॉफिट ऐड करा, सेलिंग प्राइस निकल गया। ठीक है, ये तो बात हो गई यहां पर। तो इस क्लास में हमने ये बात करी, एक इंट्रोडक्शन ले लिया कि सब्जेक्ट में हमें एक्चुअली करना क्या है और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, इस सब्जेक्ट को स्टडी करके हम क्या कर पाएंगे, वो सारी बातें मैंने आपके सामने डिस्कस कर दी हैं और नोट्स के रूप में कंसेप्ट भी लिखवा दिया है। ठीक है, अब जैसा मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि आपको मैं 3 बुक्स प्रोवाइड करूंगा, थ्योरी प्रैक्टिकल 2 वॉल्यूम्स में, कलरफुल बुक होंगी, और इसके बाद एमसीक्यू बुकलेट आपको मिलेगी। स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन होंगे उसमें सारे, पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस होंगे, और साथ के साथ क्या होगा, कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल क्वेश्चंस होंगे जो मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में आने की उम्मीद है, वो क्वेश्चंस भी होंगे। पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस के साथ साथ मॉडल टेस्ट पेपर के क्वेश्चंस भी होंगे। तो एक वाइड कवरेज मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, कंसेप्ट डिटेल में बताऊंगा, लॉजिक्स को डिटेल में बताऊंगा, और फिर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे ताकि
प्रैक्टिस की कमी ना हो। फिर टेस्ट भी मैं लूंगा, प्रोग्रेसिव टेस्ट जिसको मैंने नाम दिया। 5 टेस्ट आपके कंडक्ट होंगे जिसमें 100 मार्क्स के 2 टेस्ट होंगे। 25% सिलेबस कंप्लीट हुआ, फर्स्ट टेस्ट होगा। 50% सिलेबस कंप्लीट हुआ, टोटलिटी में मिला के सेकेंड टेस्ट होगा। 75% सिलेबस कंप्लीट होगा तो थर्ड टेस्ट होगा। 100 मार्क्स के 2 टेस्ट होंगे। ये प्रोग्रेसिव टेस्ट मैंने नाम दिया। एक इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। अब मैं पेपर पैटर्न की बात करूं तो पेपर पैटर्न में क्या होगा, थ्योरी भी है, प्रैक्टिकल भी है और एमसीक्यूज और फिल इन द ब्लैंक्स भी है। मतलब इंस्टीट्यूट ने कुछ भी नहीं छोड़ा है। आप ऐसे समझ लीजिए कि हमें थ्योरेटिकली भी प्रिपेयर होना पड़ेगा, एमसीक्यू के लिए भी हमें प्रिपरेशन करनी पड़ेगी और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए भी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी और साथ के साथ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के लिए भी हमें प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। मैं 2 बातें बताता हूं। एमसीक्यूज तो मैं साथ में लेकर चलूंगा क्योंकि जैसे ही कोई चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें कॉन्सेप्ट होता है, उस कॉन्सेप्ट को मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, नोट्स मेंटेन करवाऊंगा, ठीक है। डिटेल में कॉन्सेप्ट को डिस्कस करके नोट्स मेंटेन करवाऊंगा मैं। एक मेरी कोशिश रहेगी कि एक एक क्वेश्चन को मैं क्लास में ही सॉल्व करवा दूं और मैं ऐसा ही नॉर्मली करता हूं, 12-13 साल से ऐसा ही करता हुआ आ रहा हूं मैं, ठीक है। एक बात, जब हमारा प्रैक्टिकल सिलेबस मतलब सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम प्योर थ्योरी करेंगे। जब सिलेबस कंप्लीट होगा, चैप्टर कंप्लीट होगा तो उसमें जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है तो वो तो चैप्टर के साथ ही कंप्लीट हो जाएगा, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ द चैप्टर। लेकिन जो प्योर थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है वो सिलेबस कंप्लीट करने के बाद करवाऊंगा मैं थ्योरी। एमसीक्यूज में साथ के साथ लेता हुआ चलता रहूंगा और लास्ट में जब हमारा सिलेबस हो जाएगा, थ्योरी जब मैं कराऊंगा तब भी आपको एमसीक्यूज को, जो थ्योरेटिकल बेस्ड एमसीक्यू होंगे उनकी प्रैक्टिस कराऊंगा। इस तरीके से हमें सब्जेक्ट को अप्रोच करना है। मैं बार बार कह रहा हूं कि मेरी साइड से आपको कोई कमी नहीं मिलेगी। आपको हर एक क्लास को अटेंड करना है और फिर गैप देना है। उस गैप में क्या करना है, रिवाइज करना है एनालिसिस के साथ और फिर नेक्स्ट क्लास लेनी है। मैं होमवर्क थोड़ा कम देता हूं लेकिन जो भी होमवर्क दूंगा आपकी कोशिश होनी चाहिए कि उसको आप ट्राई करें और फिर नेक्स्ट क्लास पर आ जाएं। वैसे उस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करा दूंगा नेक्स्ट क्लास में, लेकिन फिर भी आप पहले कोशिश करें। एनालिटिकल तरीके से एनालिसिस करके हम अप्रोच करेंगे इस सब्जेक्ट को तो सबसे सिंपल सब्जेक्ट होने वाला है और काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। हमारे काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा स्कोर किया है। मैं यहाँ पर हाईलाइट नहीं करना चाहता, फर्स्ट क्लास है, कॉन्सेप्ट पर बात करना चाहता हूँ इसीलिए, ठीक है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। एक और बात, यदि आप देखेंगे मटीरियल, लेबर और एक्सपेंस और ओवरहेड और साथ के साथ कॉस्ट शीट, तो ये 5 चैप्टर तो हमारे समझ में आ गए कि मटीरियल कॉस्ट एक चैप्टर होगा, लेबर कॉस्ट एक चैप्टर होगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस बहुत छोटा सा पार्ट है, वो भी एक चैप्टर ही है एक्चुअली। मटीरियल कॉस्ट एक बड़ा चैप्टर है, लेबर कॉस्ट एक बड़ा चैप्टर है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस बहुत छोटा सा है, एक ही क्लास में कवर हो जाएगा, इनफैक्ट हाफ क्लास में कवर हो जाएगा। 3 चैप्टर ये हो गए। इसके अलावा ओवरहेड का एक चैप्टर है, फिर उसके 4 चैप्टर हो गए और फिर कॉस्ट शीट का चैप्टर है। ये 5 चैप्टर्स तो हमारे यहाँ पर हो गए जो हमने आज डिस्कस किया। मैं नेक्स्ट क्लास में जब आऊँगा तो आपके लिए कॉस्ट शीट करवाऊँगा, ठीक है, क्योंकि हमने प्राइम कॉस्ट को समझ लिया, हमने ओवरहेड को समझ लिया। हम नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा और ओवरहेड की बात करेंगे कि ओवरहेड को हम क्लासीफाई कर सकते हैं फंक्शंस के बेस पर, वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। और नेक्स्ट क्लास में ओवरहेड के बारे में थोड़ा और डिस्कस करेंगे और फिर कॉस्ट शीट हम बनाएंगे कि कॉस्ट शीट किस तरीके से होती है। तो नेक्स्ट क्लास में हमारा फोकस कॉस्ट शीट चैप्टर पर होगा। जैसे ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होगा फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पर आएंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे चैप्टर हैं, जैसे प्रोसेस कॉस्टिंग है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है, जॉब एंड बैच कॉस्टिंग है। मैं लिखना नहीं चाहता, यहाँ पर टाइम लगेगा, वो रेलेवेंट भी नहीं है हमारे लिए, क्योंकि जैसे ही हम पढ़ेंगे तो समझ में आ ही जाएगा। बुक में भी दिए हुए मैंने कंटेंट फर्स्ट पेज पर ही बता दिया कि ये चैप्टर्स हैं। तो 5 चैप्टर्स तो हमें समझ में आ गए, मटीरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, ओवरहेड, कॉस्ट शीट, ठीक है। इसके अलावा मैंने बैच कॉस्टिंग बताया आपको, 6 चैप्टर जॉब कॉस्टिंग बताया, फिर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है, 7 चैप्टर प्रोसेस कॉस्टिंग है। इस तरीके से जॉइंट प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट है। इसके अलावा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम वाला चैप्टर है, जिसमें हमें जर्नल एंट्री के साथ साथ अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट भी बनानी होगी। इसके अलावा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग,
जो मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। एक ऑब्जेक्टिव कॉस्ट अकाउंटिंग का ये भी होता है। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, बजटरी कंट्रोल है और मार्जिनल कॉस्टिंग है, ये सारे चैप्टर है मिलाकर, ठीक है। इस तरीके से अप्रोच करेंगे। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, इस सब्जेक्ट का डायरेक्शन समझ में आई हो, ऑब्जेक्टिव समझ में आया हो, क्या फ़ायदा है इस सब्जेक्ट को स्टडी करके, आपको फ्यूचर में क्या फ़ायदा प्रोवाइड करेगा ये सब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि मैंने डिटेल में चीज़ों को बताया है। ठीक है बेटे, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।